हेलो बच्चों, राम राम सभी बच्चों को। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। पीछे जितने भी लेक्चर्स हमने पढ़े थे उन सब लेक्चर्स के बेसिस पे हमने क्या किए थे, क्वेश्चन डिस्कस किए थे और वो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे औसत एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ना। इन सब के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इन सब के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं बच्चों कि लास्ट लेक्चर जितने भी हमने किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर भी बहुत अच्छा होने वाला है। इन बेसिक टर्म्स को समझना है और किस प्रकार से इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है उसके आधार पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस में यूज होती है ऐसी टर्म्स, इन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन में ये बेसिक टर्म्स क्या होती है, यूज होती है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक एक टर्म्स को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में ये टर्म्स डिस्कस करेंगे और उस पे कुछ भी जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देरी ना करते हुए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और मैं राजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल रूबीडियम पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का जो पहला सब टॉपिक है हमारा, या पहला टर्म है, जो पहला टर्म है हमारा वो है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये अपना पहला टर्म है, पहला सब टॉपिक भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो जैसे अपनी नेचर में जो प्रकृति है, नेचर में कोई भी एलिमेंट मिलता है तो वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फॉर्म में या पर्टिकुलर एटॉमिक मास की फॉर्म में नहीं मिलता है, वो हमें आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलता है। जैसे हाइड्रोजन हमारे पास में है, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन हमें नेचर में 3 आइसोटॉप्स के फॉर्म में मिलता है, जिसकी बात हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी तब डिस्कस किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन जो है 1H1 1H2 और 1H3 की फॉर्म में मिलता है, यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इन तीनों आइसोटोप्स की फॉर्म में हमें नेचर में मिलता है। और मैंने ये भी बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में हम एटॉमिक मास डिस्कस करते हैं वो एटॉमिक मास किसी आइसोटोप का एटॉमिक मास नहीं होता। किसी भी एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं नेचर में, उन सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज होता है। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं बच्चों में, कोई भी एलिमेंट नेचर में फ्री स्टेट में नहीं मिलता, फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी एलिमेंट हमें नेचर में मिल रहा है तो वो आइसोटॉप्स की फॉर्म में मिलता है। किसकी फॉर्म में मिलता है? आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, ठीक है, ये आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन की। तो हम ना तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 यूज करते हैं, ना ही 3 यूज करते हैं, हम 1 यूज करते हैं। और एग्जैक्टली हम अगर पीरियोडिक टेबल में इसको देखेंगे तो ये 1 भी नहीं है, 1 पॉइंट समथिंग है। तो ये आया कहां से? तो बच्चों, जो भी एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट होता है उसके जितने आइसोटॉप्स होते हैं उन सभी आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक मास है उस मास का अगर हम एवरेज ले लेते हैं तो वो एवरेज एटॉमिक मास हमारे लिए, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मास लिखा हुआ है, वो सारे एलिमेंट का एवरेज एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का उसके आइसोटॉप्स के एवरेज मास के बराबर लिखा हुआ है। यानी सिंपल सी मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि एग्जांपल हमारे पास में हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, ये आइसोटॉप्स हैं किसके? हाइड्रोजन के। और हम जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, जबकि एक्चुअल में 1 नहीं है, ये 1 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कहां से आता है? वो इन तीनों के एवरेज से आता है, वो इन तीनों के एवरेज से आता है बच्चों, इन तीनों के एवरेज से आता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कोई भी एलिमेंट है वो अलग अलग आइसोटॉप्स के फॉर्म में अगर नेचर में प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक मास नेचर में प्रेजेंट आइसोटॉप्स के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। और वही मास क्या कहलाता है? एवरेज एटॉमिक मास कहलाता है।
ठीक है, तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं, मैं ये मिटा देता हूं, इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो देखो, इट इज द इट इज एवरेज एटॉमिक मास of all isotopes. It is average atomic mass of masses of masses of masses of all isotopes of an element. कोई भी एलिमेंट हमारे पास में है, उस एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स नेचर में प्रेजेंट है, उसकी अबंडेंस के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? अबंडेंस के बेसिस पे। अबंडेंस का मतलब होता है कि उसकी प्रचुरता कितनी है, यानी मैं समझाने की कोशिश करूं तो मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास में ए, उस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स है A1 A2 A3। अब मान लो A1 जो है वो 20% मिलता है हमें नेचर में, A2 जो है हमें 60% मिलता है हमें नेचर में, और A3 हमारे पास में 20%। यानी जो अबंडेंस है परसेंटेज में दी हुई है, तो उन सबका सम क्या होने वाला है? 100 होने वाला है। परसेंटेज का मतलब 100। तो कोई भी एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स अगर नेचर में प्रेजेंट है, उन आइसोटोप्स का एवरेज मास हम निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। एवरेज एटॉमिक मास कहलाएगा। समझ गए बात को? जिसे हमारे पास में एग्जांपल है, देखो एग्जांपल है हमारे पास में बोरोन। बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक है बोरोन 11 और एक है बोरोन 10। बोरोन 11 जो समस्थानिक है, आइसोटोप्स है, वो नेचर में 80% मिलता है, और जो बोरोन 10 है वो 20% मिलता है। वो नेचर में कितना मिलता है? 20% मिलता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है वो नेचर में कितना परसेंट मिलता है, वो उसकी अबंडेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? अबंडेंस कहलाती है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है। तो मोटी मोटी बात यही है, एवरेज एटॉमिक मास का मतलब सिंपल सा यही है कि कोई भी एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट है, नेचर में कितने आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, उन सारे आइसोटोप्स के मास का एवरेज अगर हम निकाल देंगे तो वो कहलाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं फिर। आगे देखो हमारे पास में आ जाता है ये, तो एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा हमारे पास में। एवरेज एटॉमिक मास, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं बच्चों में, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल। ये इसका रामबाण फॉर्मूला है, ये अपने को याद कर लेना है। ये इसका रामबाण फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल। अब देखो बच्चों, इसके अलग अलग केस है। अलग अलग केस कैसे है? जैसे अभी हम बात करें, एग्जांपल है हमारे पास में बोरोन, और बोरोन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक बोरोन 11 और एक बोरोन 10। यानी बोरोन के 2 आइसोटोप्स है, एक बोरोन वो है जिसका एटॉमिक मास 11 है, एक बोरोन वो है जिसका एटॉमिक मास 10 है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारे पास में आइसोटोप्स है बोरोन 11, ये हमारे पास में आइसोटोप है बोरोन 10। अगर मैं इसके एटॉमिक मास की बात करूं, बोरोन 11 के एटॉमिक मास की बात करूं तो ये है 11, और बोरोन 10 के एटॉमिक मास की बात करूं तो ये है 10। अब हमें पता है परसेंटेज अबंडेंस लास्ट में लिखा है मैंने कि जो बोरोन 11 है वो है हमारे पास में 80%, और बोरोन जो 10 है वो है हमारे पास में 20%।
कितना है 20%। तो ये है हमारे पास में 80% और ये है हमारे पास में 20%। ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूला लिखा है कि जैसे मान लो ये एग्जांपल है हमारे पास में, बोरॉन के दो आइसोटोप्स है, बोरॉन 11 और बोरॉन 10। और बोरॉन 11 जो है 80% है नेचर में और बोरॉन 10 है वो 20% है नेचर में। तो हमें बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास बताओ। तो व्हाट विल बी, ये लिख रहा हूं, व्हाट विल बी एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? तो सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, हमारे पास में रामबाण फॉर्मूला है हमारा टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो इस क्वेश्चन में तो ना तो मोल दिया हुआ है, मास के बारे में जरूर बात की गई है एटॉमिक मास के बारे में, लेकिन मोल के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है ना। तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, हम यहाँ हमें ध्यान देने वाली बात यह है, मैं यहाँ लिख देता हूं कि जो परसेंटेज दिया गया है उस परसेंटेज को मोल कंसीडर कर लो। क्या कंसीडर कर लो? मोल मान लेना है। जो परसेंटेज दिया गया है उसको क्या मान लेना है? मोल मान लेना है। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, यहां मैं ऐड कर देता हूं। तो हमारे पास में इसके मोल हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 80 और इसके मोल हो जाएंगे 20। इसके मोल हो जाएंगे 80 और इसके मोल हो जाएंगे 20। अब मोल भी हमें दिया हुआ हो और किसी भी परमाणु का परमाणु भार यानी मोल भी हमें दिया हुआ हो और एटॉमिक मास भी हमें दिया हुआ हो, तो उसका वेट निकाल सकते हैं हम, उसका वेट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में यहां पर अगर मैं इसको बढ़ा दूं आगे, तो हमारे पास में वेट आ जाएगा, वेट आ जाएगा ग्राम में। मोल इंटू एटॉमिक मास, तो 11 इंटू 80, 11 इंटू 80। और दूसरा है 10 गुणा 20, तो ये हो गया 200। कितना हो गया? 200 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 200। अब ध्यान देना, परसेंटेज को हमने मोल मान लिया। ये क्वेश्चन करने का तरीका है या आपको याद ही कर लेना है बच्चों? क्वेश्चन करने का तरीका है, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको मोल मान लेना है। जब मोल हमें मिल जाएगा और उसका एटॉमिक मास हमें पता है, तो मोल और एटॉमिक मास से उसका वेट निकाल सकते हैं। तो ये दोनों वेट आ गए। अब हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो गया, इसका मास प्लस इसका मास। तो 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 11 8 88, यानी 880 प्लस 200 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने होंगे, ये लिखा हुआ है टोटल मोल 80 प्लस 20, टोटल मोल कितने हो गए 100। तो हमारे पास में आ गया 1080, ये लो 1080 अपॉन 100। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक जीरो से जीरो कट गया और एक जीरो की वजह से यहाँ लग गया पॉइंट, तो ये आ गया 10.8। और हम बोरोन का इस 10.8 को ही, इस बोरोन का जो एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास में आता है ये 10.8, इस 10.8 को ही हम लिख देते हैं 11। तो बोरोन का एवरेज एटॉमिक मास यानी हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बोरोन का एटॉमिक मास कितना है, 11 होता है। वो 11 इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में 11.8 ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम इसका क्या कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, उसके पास वाले इंटीजर में ले जाते हैं, इसलिए हम 11 यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन नोट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर परसेंटेज में अबंडेंस दी हुई है हमें तो उसको क्या मान लेना है, मोल मान लेना है। इस प्रकार से हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, आगे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन है हमारे पास में आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्वेश्चन है, चलो मैं सीधा ही लिख देता हूं क्वेश्चन को। क्लोरीन हमारे पास में है, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है। एक क्लोरीन का आइसोटोप्स है, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 पे, उसका एक आइसोटोप्स है क्लोरीन 35, और दूसरा आइसोटोप्स है हमारे पास में क्लोरीन जो 17 नंबर पे आता है वो 37। क्लोरीन 35 जो है वो 75% पर उपस्थित है नेचर में, और क्लोरीन 37 जो है वो 25% उपस्थित है नेचर में। ठीक है, क्लोरीन 35 जो है वो 75% नेचर में प्रेजेंट है और क्लोरीन 37 है वो 25% नेचर में प्रेजेंट है। तो हमें बताओ इस क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो ध्यान देना बच्चों, अब अपन टेबल बना लेंगे।
ये अपनी टेबल बन गई, और टेबल में जैसे जैसे अपन ने देखा था वैसे वैसे लिखना है पिछली टेबल में। तो क्लोरीन 35, ये लो क्लोरीन 35, ये क्लोरीन 37, ये क्लोरीन 37। परसेंटेज हमें दिया हुआ है कितना, 75 और 25। अब जो परसेंटेज दिया हुआ है उसको क्या मान लेंगे, मोल मान लेंगे। ये लो मोल मान लिया, तो ये 75 मोल आ गए और ये 25 मोल आ गए। अगर इनका एटॉमिक मास की बात करें तो इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, इसका तो 35 है और दूसरे वाले का 37 है। कोई बात नहीं। अब आगे क्या करेंगे, हमें वेट निकालना है। वेट क्यों निकालना है, क्योंकि जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है उसमें टोटल मास अपॉन टोटल मोल हमें कंसीडर करना है। टोटल मास अपॉन टोटल मोल हमें कंसीडर करना है, तो टोटल मास तो निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ वेट निकालेंगे तो मोल को एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 गुणा 35, और इसको करेंगे तो 25 गुणा 37। तो हम एवरेज एटॉमिक मास निकालें, तो हमारे यहाँ ध्यान देना, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला है हमारे पास में टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो ध्यान दो बच्चों, टोटल मास कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 35, इसको अलग से गुणा कर लेता हूं मैं, यहाँ ध्यान देना, 75 को 35 से गुणा करूंगा तो 5 2 7 5 35 37 गुणा 15 को 5 21 22 5 12 और 6 2 26 25। तो इसका तो आ गया हमारे पास में 26 25। दूसरे का निकालेंगे 25 गुणा 37, तो 37 गुणा 25, तो 5 संता 35, 3 5 15 3 18, 37 गुणा 7 दूनी 14 6 7, तो ये आ गया 5 2 12 और 8 1 9 925। ये आ गया हमारे पास में 925, और कुल आ गया हमारे पास में कुल मोल। तो मोल कितने, 75 और 25 100। जब भी परसेंटेज दिया हुआ होगा हमारे पास में तो कुल मोल 100 ही आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इन दोनों को जोड़ो बच्चों, देखो अब इन दोनों को जोड़ता हूं मैं, 26 25 और 925, ये कितना हो गया 0 5 और 5, और ये कितना हो गया 9 से 15 और ये 3 35 50। तो ये आ गया हमारे पास में 35 50 बटा 100, और इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 35.5। और हमें पता है क्लोरीन का जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास दिया हुआ होता है वो कितना दिया हुआ होता है, 35.5 ही दिया हुआ होता है। तो वो इस प्रकार से ही कैलकुलेट किया हुआ होता है कि नेचर में जो क्लोरीन है उसके दो आइसोटोप्स होते हैं और उन दो आइसोटोप्स का एवरेज निकाल करके पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है, और पीरियोडिक टेबल में जो भी एटॉमिक मास दिया हुआ है किसी भी एलिमेंट का वो उसके आइसोटोप्स के एवरेज के बराबर है। समझ में आई बात। तो इस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कर देता हूं मैं रफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात, इसको नोट डाउन करो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन है कार्बन 12 और कार्बन 13। हमारे पास में एग्जांपल है कार्बन 12 और कार्बन 13। ये कार्बन के दो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स है, कार्बन के दो आइसोटोप्स है। अगर इनका एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 12.01, 12.01। तो इनकी परसेंटेज अबंडेंस बताओ, परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी, इनकी परसेंटेज अबंडेंस क्या होगी। परसेंटेज अबंडेंस का मतलब है ये नेचर में ये तो कितना परसेंट उपस्थित है और नेचर में ये कितना परसेंट उपस्थित है। तो इसको करने का वही तरीका, अपनी टेबल बनाओ। सबसे पहले तो टेबल बनाएंगे, तो देखो टेबल बनाते हैं अपन। सबसे पहले तो कार्बन 12 है और कार्बन 13 है। इनका एटॉमिक मास देखें, एटॉमिक मास तो कार्बन 12 का 12, कार्बन 13 का 13। परसेंटेज हमें पूछा हुआ है, परसेंटेज हमें
पूछा है, इसका परसेंटेज ही तो हमसे पूछा है। तो मान लो इसका जो परसेंटेज है वो x परसेंटेज है, तो हमें पता है टोटल परसेंटेज 100 होना है। जब हमने इसका x मान लिया तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो मोल कितने हो जाएंगे, परसेंटेज को हमें क्या मान लेना है, मोल मान लेना है। तो इसका तो मोल हो गया x और इसका हो गया 100 माइनस x। मोल निकाल लिया तो वेट निकाल लेंगे, वेट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें फॉर्मूले में। तो वेट निकालेंगे तो वेट कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा कर देंगे मोल को एटॉमिक मास से। तो ये तो हो गया 12x और ये हो गया 13 इंटू 100 माइनस x इंटू 13। ये हमने इस प्रकार से वेट निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास is equals to atomic mass is equals to total mass या total weight upon total mole। तो एवरेज एटॉमिक मास तो हमें दिया हुआ है कितना है, ये रहा 12.01। तो ये लिख दिया मैंने 12.01। टोटल मास हमें दिया हुआ है कितना, ऐड करेंगे इनको दोनों को तो 12x प्लस, अब गुणा करके लिख रहा हूँ बच्चे से, तो 13 को 100 से गुणा करूंगा तो 1300, 13 को x से गुणा करूंगा तो 13x बटे टोटल मोल कितने हो जाएंगे x प्लस 100 माइनस x, x प्लस 100 माइनस x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो अब देखो इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। अब इस 100 को इधर गुणा कर दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब इस 100 को मैं इधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1201। 1201 100 को इधर गुणा करूंगा तो इसका पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1201 बराबर। यहाँ पर 12x है हमारे पास में और 13x है, ये 13x माइनस का है, 12x प्लस का है। तो मैं ये यहाँ तो 1300 बच गया और माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ बच गया माइनस का x। अब ध्यान देना, इस x को तो मैं इधर ले आऊंगा तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस 1201। अब 1300 में से 1201 घटाएंगे तो वो बच जाएगा 99। कितना बच जाएगा, 99। तो x हमने किसका माना था, x हमने माना था कार्बन 12 का। x हमने किसका माना था, कार्बन 12 का। तो कार्बन जो 12 है, कार्बन जो 12 है वो है हमारे पास में 99%। परसेंट माना था ना हमने, तो 99%। तो कार्बन 13 कितना हो गया, 100 माइनस 99 यानी 1%। इस प्रकार से अगर हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ भी है तो हम निकाल सकते हैं कि वो प्रकृति में कितनी परसेंट में प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से कार्बन 12 99% है और कार्बन 13 कितना परसेंट है, 1% है प्रकृति में। समझ में आया बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। आप इसको नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम। हमारे पास में ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18। यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन एग्जांपल है हमारे पास में, ऑक्सीजन जो है उसके 2 समस्थानिक है, सॉरी 3 समस्थानिक है, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। ठीक है, ऑक्सीजन 16 जो है, ऑक्सीजन 16 जो है वो है हमारे पास में 90%। कितना है, 90%। ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 जो है वो है हमारे पास में 10%। कितना है, 10%। और इनका जो एवरेज है वो है हमारे पास में, यानी एवरेज एटॉमिक मास जो है वो है हमारे पास में 16.12। तो हमें ये बताना है कि सॉरी ये 18 है, तो ऑक्सीजन जो 18 है उसका परसेंटेज कितना है, उसका परसेंटेज कितना परसेंटेज वो प्रकृति में पाया जाता है। तो कुछ नहीं करना, अपने को वही टेबल बनानी है, अपनी टेबल बनानी है। ये है हमारे पास में, देखो ये है हमारे पास में ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18।
ऑक्सीजन 16 है 90%, परसेंट की बात करें, ध्यान देना इन दोनों का कितना है 10%। तो अगर ऑक्सीजन 17x है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, सिंपल सी बात है 10 माइनस एक्स। मोल निकालेंगे तो मोल आ जाएंगे हमारे पास में, ये तो 90%, 90 ये x और ये 10 माइनस एक्स। अगर इसका एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास है हमारे पास में इसका तो 16, इसका 17 और इसका 18, ये तो दिया हुआ है हमें। अगर इसके वेट की बात करें, क्योंकि वेट की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, तो वेट निकालेंगे तो वेट आ जाएगा मोल इंटू एटॉमिक मास 16 नाम का 144, तो 1440 डायरेक्ट गुणा कर दिया है बच्चों मैंने। इसका निकालेंगे तो ये 17x और इसका निकालेंगे तो 180, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ 18x, ये आ गया हमारे पास। अब हमारा एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है उसमें पुट कर देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये हमें दिया हुआ है कितना 16.12 बराबर टोटल मास कितना 1440 प्लस 17x प्लस 180 माइनस 18x अपॉन टोटल मोल कितने हैं 90 प्लस x प्लस 10 माइनस x से x कट गया। इधर देखो ये कितना हो गया टोटल, ये तो 100 हो गया, 90 और 10 100 इधर गुणा कर देंगे तो ये तो हो गया 1612। ये कितना हो गया 1400, 1500 और 1620, तो ये हो गया हमारे पास में 1620, 1500 1620 और माइनस का x, तो x आ गया हमारे पास में 1612 घटा दिए, इसको x को इधर ले आऊंगा उसको इधर ले जाऊंगा तो 8, तो x आ गया हमारे पास में 8 कौन सा है 17, तो ये आ गया हमारे पास में 8%। तो हमसे ऑक्सीजन 18 पूछा है तो O 18 हो जाएगा हमारे पास में 10 माइनस 8 बराबर 2%। तो ऑक्सीजन 18 नेचर में कितना परसेंट है 2% है बच्चों। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम निकाल सकते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इसका मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास, वही फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ये इसका फॉर्मूला है, टोटल मास अपॉन टोटल मोल, ये याद कर लेना है। और ये जनरली एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट फॉर गैसेस। हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास जनरली किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, गैसेस के लिए कैलकुलेट करते हैं। ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको पता चल गया होगा अब किस प्रकार से हम टोटल मास टोटल मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चले। इस पे क्वेश्चन करवाऊं क्या, एक दो क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो टोटल मास टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, तो एक क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन है हमारे पास में कि 56 ग्राम N2 है हमारे पास में, कितने ग्राम 56 ग्राम N2 और 96 ग्राम O2 और 10 ग्राम H2। देखो एग्जांपल है 56 ग्राम है हमारे पास में N2, 96 ग्राम है हमारे पास में O2 और 10 ग्राम है हमारे पास में H2। ये सबको मिलाकर के हमने एक मिक्सचर बना दिया, ये सारी गैसें हैं, मिक्सचर बना दिया। अभी मैंने बताया था कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज करते हैं, जनरली गैसेस के लिए यूज करते हैं। तो हमने ये गैसें मिलाकर के क्या बना दिया, एक मिक्सचर बना दिया। ये गैसें मिलाकर के क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। तो इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इस मिक्सचर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अपना रामबाण फॉर्मूला
एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल्स टू टोटल मास अपॉन टोटल मोल। एवरेज मोलिकुलर मास किसके इक्वल होगा? टोटल मास अपॉन टोटल मोल। तो देखो वेट दिया हुआ है, सबका तो मोल निकाल सकते हैं, तो यहाँ सबका मोल निकाल लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मोल निकालेंगे तो गिवन वेट ये लो, तो 14 14 28, तो 2 मोल आ गए, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल है। ऐसे ही O2 के मोल निकालेंगे तो 96 16 16 32 32 96, तो 3 मोल इसके आ गए। ठीक है, ऐसे ही H2 के मोल निकालेंगे तो यह आ जाएगा 10/2, 5 मोल आ गए। तो हमने सबके मोल निकाल लिए। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे हम, तो एवरेज मोलिकुलर मास हो गया हमारे पास में, एवरेज मोलिकुलर मास इज इक्वल टू टोटल मास, सारे मास को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा अपने पास में 56 प्लस 96 प्लस 10 अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं? 2 प्लस 3 प्लस 5, ये आ गया हमारे पास में 6 6 12 1 10 11 11 और 5 16 बटे 5 8 10, ये 10 आ गया, ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 16.2। तो एवरेज मोलिकुलर मास आ गया हमारे पास में इस मिक्सचर का, एवरेज मोलिकुलर मास इस मिक्सचर का कितना आ गया? 16.2 ग्राम ग्राम पर मोल। 16 यहाँ लिख देता हूँ, 16.2 ग्राम पर मोल, ये इसका मास आ गया हमारे पास में, एवरेज मोलिकुलर मास। इस प्रकार से हम एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मोलिकुलर मास की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे मिक्सचर बहुत सारे मिल जाएंगे अपने को, हम आगे डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन। अभी हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आप लोगों को टाइप करके। अभी मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसके डाटा ये मेरे पास में टाइप नहीं की हुई है, तो मैं टाइप करके आप लोगों को अच्छे से करवा दूंगा। अभी तो 1-2 क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगले लेक्चर में मैं आपको ये क्वेश्चंस टाइप करके करवा दूंगा। अब आता है हमारे पास में डेंसिटी, अगला टर्म आता है डेंसिटी। आगे चले, अब देखो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी, तो डेंसिटी में पहला आता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। एब्सोल्यूट 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 डेंसिटी वो होता है हमारे पास में मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला है, हमें याद रखना है, जिसके क्वेश्चंस हमने लेक्चर नंबर 6 के सेकंड पार्ट में किए थे, है ना। दूसरा आता है हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी। ये टर्म्स है बच्चों क्वेश्चन में यूज होंगी, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 1 टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस 2, यानी एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ के साथ में डेंसिटी, यानी अगर एक डेंसिटी सब्सटेंस की D1 है, दूसरी D2 है, तो ये आ जाएगी हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी। इस प्रकार से हम रिलेटिव डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये डेंसिटी है जिसको हम एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं, ये है हमारे पास में रिलेटिव डेंसिटी। आगे चले, हम आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी तीसरा टर्म है हमारे पास में, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसको बोलते हैं हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस किसी भी पदार्थ की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर H2O एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारे पास में स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है।
ठीक है, ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हम जनरली इट इज यूज्ड फॉर लिक्विड एंड सॉलिड सब्सटेंस। ये जनरली हम लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस के लिए यूज करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, जहां एग्जांपल करके समझाने वाली बात होगी वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये टर्म्स है, ये आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, अगला हम यूज करते हैं, जैसे अगला टर्म आ जाता है हमारे पास में वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, तो वेपर का वेपर का वी और डेंसिटी का डी, तो वेपर डेंसिटी हो जाती है हमारे पास में डेंसिटी ऑफ गैस टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, टू द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये जो वेपर डेंसिटी है, वेपर डेंसिटी, इट इज यूज्ड फॉर गैसेस। यहां यही आपको ध्यान में रखना है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किसके लिए यूज होगी, लिक्विड और सॉलिड के लिए, और वेपर डेंसिटी किसके लिए यूज होगी, गैसेस के लिए यूज होगी। यहाँ ये ध्यान रखना है कि किसी भी गैस का किसी भी जो वेपर डेंसिटी है वो किसी भी गैस का डेंसिटी होगी अपॉन हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी होगी। ये हमें ध्यान में रखना है। समझ गए बात को? तो ये 4-5 टर्म्स थी, ये आपको पता होनी चाहिए, एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वेपर डेंसिटी। ये 4-5 टर्म थे। उससे पहले हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास देखा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास जो है जनरली गैसियस मिक्सचर के लिए काम में लिया जाता है, अलग अलग गैसेस मिला दी जाती है, और हमें ये भी बोला जाना चाहिए कि वो गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। जब वो गैसेस आपस में रिएक्शन नहीं करेगी तो हम उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे चलें, अब ये वेपर डेंसिटी का थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। तो हमें पता है कि डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा है, अभी डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ा है कि डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मान लो हमारे पास में कंडीशन है एसटीपी, 8 एसटीपी और एनटीपी। एसटीपी हमें दिया हुआ है, एनटीपी हमें दिया हुआ है, तो कोई भी गैस दी हुई हो, अगर उस गैस का डेंसिटी निकालना हो, गैस डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू, तो एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल का हम कंसीडर करें, कितने का? 1 मोल का। तो किसी भी गैस का 1 मोल का एनटीपी एसटीपी पर जो मास होगा वो उसका मोलिकुलर मास होगा। क्या होगा? मोलिकुलर मास होगा। और एनटीपी और एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो होगा 22.4 गैस का। सिमिलरली ऐसे ही अगर मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन की डेंसिटी निकालनी है, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस का जो मास होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। इसका एटॉमिक मास कितना है? 2, और वॉल्यूम जो होगा 1 मोल का वो होगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमें देखो इधर, अब हमें निकालनी है वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास में डेंसिटी ऑफ गैस, और डेंसिटी ऑफ गैस कितनी है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.4, और अपॉन हाइड्रोजन कितना है? 2 और 22.4। हाइड्रोजन की डेंसिटी कितनी है? 2 अपॉन 22.4। तो यहां से वेपर डेंसिटी हमारे पास में निकल करके आएगी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.4 और गुणा 2, और ये चला गया 22.4। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास में वेपर डेंसिटी निकल करके आ गई मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, ये गैस है, गैस का मॉलिक्यूलर मास है ना, ये गैस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, और अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास वो होगा बराबर वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस एंड इनटू 2। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के
आ जाता है। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि अगर मान लो हमें किसी भी गैस की डेंसिटी दी हुई हो और उसका उस किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी दिया हुआ हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ हो तो उसमें 2 का डिवाइड करके हम उस गैस की वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। आज मैंने आपको थ्योरी बताई है क्योंकि मेरे पास में टाइप किए हुए क्वेश्चन नहीं है और मैं उनको टाइप करके आपको अगले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किस प्रकार से हम उनको कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आज का लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने देखा है किस प्रकार से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, किस प्रकार से अगर हमें डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर वेपर डेंसिटी दी हुई है, क्वेश्चन में इनका यूज होता है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, क्वेश्चन में इन टर्म्स का यूज होता है। तो उन क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से समझे कि वेपर डेंसिटी का मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। समझ रहे हो? देखो बच्चों मैं आपको बहुत ही बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने वाला हूँ, बहुत ही जीरो से हीरो बनाने वाला कंटेंट दे रहा हूँ, तो आप अपना काम करते रहिए। बस ये जो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिल सके। समझ में आई बात? ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। बहुत ही प्यारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। आज मैंने कुछ एग्जांपल्स तो करवाए हैं, जो एग्जांपल्स बच गए उनको मैं टाइप करवा के अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास में आज का जो लेक्चर पढ़ा उसमें 2 फॉर्मूले काम के आए हैं। एक फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मॉलिक्यूलर मास बराबर होता है टोटल मास अपॉन टोटल मोल। दूसरा हमारे पास में आया कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 या मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। ये 2 काम के फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस में हमें यूज करने हैं। समझ में आई बात? तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। अपना जो चैनल है रूबीडियम उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच फैलाइए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, राम राम सब।